नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी मित्र ने मुझे यह पूछा कि सर सीआरपीसी को कैसे पढ़ें कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने एक तरीका बताया, या फिर आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे सीआरपीसी आपको एक बार में ही पढ़ने पर याद हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी सीआरपीसी बनी थी 1961 में और धीरे धीरे नए अमेंडमेंट होते गए और नई सीआरपीसी ने जगह बना ली। सीआरपीसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट आपकी समझ को नहीं बढ़ाता है और वह एक बोरिंग सा लगने लगता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता को पढ़ते हैं तो हमें उसमें मजा आता है। इसमें यह पता चलता है कि कौन सा अपराध है, इसमें कितनी सजा है। इसलिए आप आईपीसी को सीआरपीसी के साथ पढ़ें। आईपीसी और सीआरपीसी दोनों को आप खोलकर पढ़ते रहें। आईपीसी जब आप पढ़ते हैं तो आप कोई सेक्शन देखते हैं तो उसका रेफरेंस आपको सीआरपीसी में मिलेगा। और मान लीजिए कि आपने यह देखा कि किसी को चोट पहुंचाना यह कौन सा अपराध है, कौन से सेक्शन में है, तो आप आईपीसी में उसकी धारा देखते हैं। इसके साथ ही सीआरपीसी से आपको पता लगेगा कि कौन सा अपराध है, यह संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका पता आपको सीआरपीसी चलेगा। सीआरपीसी का शेड्यूल 1 अगर आप देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि कौन सा अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। इसके साथ ही वह कौन सा अपराध कंपाउंडेबल है या नहीं है और इसमें कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। जब आईपीसी की धारा 323 देखते हैं तो सीआरपीसी की धारा 320 में इसकी कंपाउंडेबिलिटी के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही अगर आप शेड्यूल 1 में देखते हैं तो इसके कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में पता लगता है। इसके साथ ही बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में भी पता लगता है। इस प्रकार यदि आप आईपीसी के साथ सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो आपका जो सीआरपीसी है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा। मान लीजिए कि कोई अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज होगी। अगर कोई मामला असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एनसीआर रजिस्टर में वह दर्ज की जाएगी। तो इसके साथ ही पढ़ना आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। अगर आप आईपीसी के चैप्टर 8 में जाते हैं तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। इसमें आईपीसी का चैप्टर 8 व 10 इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे अपराधों में क्या प्रक्रिया होगी, किसको पावर है और कितनी पावर है और क्या पावर किसको दी गई है। अगर आप देखते हैं आईपीसी के सेक्शन 498A को, जहां पर दहेज प्रताड़ना के बारे में बताया गया है, जिसे हम घरेलू हिंसा भी कहते हैं, उसका प्रोसीजर मिलेगा सीआरपीसी के सेक्शन 198A में। इसकी जानकारी आपको सीआरपीसी से मिल जाएगी। क्रॉसपोंडिंग के साथ हमें पढ़ना है। अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ सीआरपीसी को भी आप देखते रहें। अगर आप सीआरपीसी देख रहे हैं तो आईपीसी को साथ में देखते रहें। आपका जो कॉन्सेप्ट है वह आपको हमेशा याद रहेगा और क्लियर रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि याद करने का, आप किसी चीज को ट्रिक्स के अनुसार पढ़ें। मान लीजिए कि आप कहीं बाजार में जा रहे हैं और भीड़ हो रही है और वहां पर सभी ने पैंट शर्ट पहन रखा है और अनयूजुअल कोई व्यक्ति आपके सामने आता है या फिर भीड़ में आप उसे देखते हैं कि वह ऊपर तो पैंट पहन रखा है, नीचे शर्ट पहन रखी है। तो ऐसे अनयूजुअल आप किसी पर्सन को देखते हैं तो आपको हंसी आती है या फिर उस लम्हे को आप भूल नहीं पाते हैं। इसी तरह से किसी भी चीज को याद करके आप उसका अलग से ट्रिक्स बनाकर याद करें। मान लीजिए कि आप किसी सेक्शन को याद कर रहे हैं या किसी सेक्शन के वर्ड को याद कर रहे हैं, लेकिन वह वर्ड आपको याद नहीं हो रहा है। आप उसे किसी अलग फॉन्ट में लिख दीजिए, आपको वह जरूर याद होगा। मान लीजिए कि कोई वर्ड है आपको याद नहीं हो रहा, तो आप बाकी वर्ड से उसे बड़े शब्दों में लिख दें या फिर बड़े फॉन्ट में लिख दें। आपकी नजर उस पर रहेगी और आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा, जिससे आपको वह वर्ड या सेक्शन जल्दी याद होगा और आप उसे भूल नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि कोई वर्ड, जिस तरह से आपको एक वर्ड याद करना है, जिस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसमें यू 2 बार आता है, उस यू को आप बड़ा कर दीजिए, वह आपको हमेशा याद रहेगा। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। मान लीजिए कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर याद हो गया तो उसके रेफरेंस में आप सेक्शन भी ला सकते हैं। सेक्शन 24 और 25 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 25A में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन निदेशालय के बारे में बताया गया है। अगर हम एक सेक्शन याद कर लेते हैं तो उससे जुड़ी सारी बातें हमें याद आ जाती है, सारे सेक्शन को उस बातों से आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका और है याद करने का, जिस तरह से हमारी सीआरपीसी में एक सीक्वेंस वाइज दे रखा है। सीक्वेंस से ये दे रखा है कि 1 से लेकर 484 तक धाराएं हैं, उनको वैसे ही नहीं आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि अपराध कौन सा है, क्योंकि जब अपराध होता है तो आईपीसी को देखना पड़ता है और उसकी सुरक्षा के लिए साथ ही सीआरपीसी को भी देखना पड़ता है। जब दोनों एक हो जाती हैं तो हमें सबूतों की जरूरत पड़ती है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसे भी हमें देखना होगा। इसके लिए हमें आईपीसी के सेक्शन 40 को देखना होगा, जिसमें अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही ब्लैकलिस्टिंग अपराध के बारे में क्या कहते हैं, हिडन अपराध के बारे में क्या कहते हैं और सामान्य अपराध के बारे में क्या कहते हैं। आपका जो फेवरेट है आप उसे याद कर लीजिए, और इसके साथ ही यह मेंस में भी बहुत ही काम में आने वाली है। मान लीजिए कि कोई अपराध हो जाता है, अब उसको अपराध को कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। अपराध कौन सा है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। तो इस तरह से अपराध को कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। अपराध होने के बाद एफआईआर दर्ज होगी, सीआरपीसी 154 में एफआईआर दर्ज किया जाएगा, और सीआरपीसी के सेक्शन 155 में एनसीआर में दर्ज की जाएगी, और सीआरपीसी के सेक्शन 200 में कंप्लेन दर्ज की जाएगी। अब इसके बाद क्या हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। अब इसके बाद होगा इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी के सेक्शन 211 में अन्वेषण के बारे में बताया गया है। अब इसकी रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी, सीआरपीसी के सेक्शन 173 में यह बताया गया है, और सीआरपीसी के सेक्शन 172 में केस डायरी के बारे में भी बताया गया है। इसी तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कोई भी सेक्शन आपसे नहीं छूटेगा और कोई भी प्रोविजन आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप टीचर को कह सकते हैं कि सर आप 1 बाय 1 पढ़ाएं, और अपराध के साथ हमें यह भी बताएं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं और अपराध के बाद क्या क्या चीजें होती हैं और कौन सी धाराओं में वह जांच या इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। आपको याद रखने के लिए इन सेक्शन को 1 बाय 1 पढ़ना है, और आपको यह देखना है कि इस अपराध में बाद में क्या क्या होगा। मान लीजिए कि कोई अपराध होता है, अपराध होने के बाद कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, तो वह सीआरपीसी में कौन सी धारा है जिसमें एफआईआर दर्ज होती है, वह कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर नॉन कॉग्निजेबल होगा तो एनसीआर रजिस्टर में एफआईआर दर्ज होगी। अगर वह संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज होगी। अगर आपको कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट शिकायत करनी है तो सीआरपीसी 200 में सेक्शन 200 में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद सारे काम होने के बाद पुलिस जांच के लिए जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उनके पास एक डेली डायरी होती है, उसमें कौन सी धाराएं लगाई जाती है। 172 सीआरपीसी में डेली डायरी के बारे में बताया गया है, और जांच कौन से अधिकारी को सौंपी जाती है सीआरपीसी 173 में यह बताया गया है। तो इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, या फिर जिस तरह से कोर्ट की कार्रवाई होती है उस तरह से आप सेक्शन को पढ़ते जाते हैं, तो आपको यह याद होगी, आप कभी भी उसे नहीं भूल पाएंगे। जब आप ऐसा कभी भी करते हैं तो ऐसा याद रखना कि आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो 24 घंटे के बाद उसे दोबारा देखना, और 7 दिन के बाद उसी चीज को आपको दोबारा देखना है, और 1 महीने के भीतर आपको उसी चीज को रिवाइंड करना है। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि आप उस चीज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप सीआरपीसी को किस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आप सीआरपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी को साथ लेकर चलें। अगर आप आईपीसी पढ़ते हैं
तो आप सीआरपीसी को साथ लेकर चलें। इसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि आईपीसी के सेक्शन में ये बताया गया है, सीआरपीसी में ये बताया गया है। अगर आप आईपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी के बारे में बताते हैं, तो आप सीआरपीसी खोलकर देखें। अगर आप सीआरपीसी में देखते हैं तो उसमें आईपीसी की धारा आएगी, तो उस आईपीसी की धारा को आईपीसी में देखिए। इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा और आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को शेयर करें जो मेंस और प्री या आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।